सो वेरी गुड इवनिंग। कल के कोई डाउट्स आपके? कल हमने जो 3 टॉपिक्स किए थे, ग्रामर के 2 किए थे हमने, पदबंध और समास। वो आपका वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आज का भी हो जाएगा। कल का जो लाइव है जिसमें मैंने राइटिंग स्किल्स के बारे में टिप्स दी हैं वो भी अपलोड हो गया है। सबसे पहले हम आज करेंगे वाक्य रूपांतरण, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप इसे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद वाक्य रूपांतरण। वाक्य का रूप बदलना, उसको बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। कैसे करना होता है? जैसे आपके साइंस में पढ़ाते हैं, वाटर हैव 3 स्टेट्स, वाटर की हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेम वे सेंटेंस के भी हम 3 फॉर्म्स लेकर चल रहे हैं। आपके यहाँ पर 3 तरह के वाक्य हैं जिनमें आपको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, इस तरह से चेंज करना है। आपका सबसे पहला है सरल वाक्य, दैट इज सिंपल सेंटेंस। फिर है आपका संयुक्त, कंपाउंड। और फिर है आपका मिश्रित, कॉम्प्लेक्स। ओके? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आपके 3 तरह के वाक्य हैं। आपके पेपर में, हिंदी बी के आपके पेपर में, सीबीएसई में, ये 4 नंबर का आता है। पहले आपका जब एमसीक्यू था 2 साल पहले, तो सिर्फ आपको टिक लगाना होता था। अब आपको खुद लिखना पड़ता है कि आपको आएगा सरल को संयुक्त में बदल दीजिए, संयुक्त को मिश्रित में बदल दीजिए, मिश्रित को सरल में बदल दीजिए, या सरल वाक्य की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण, उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल दीजिए, राइट? तो सबसे पहले हम सरल को स्टार्ट कर रहे हैं। सरल वाक्य में सबसे पहले हम एक बेसिक चीज सीखेंगे। आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी को हिंदी में हम कहते हैं, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट। ये आपके पेपर में नहीं आना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ ताकि सेंटेंस को समझते हुए लगे। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो आपका सब्जेक्ट है राम। अब इसके अलावा राम जो भी कर रहा है, खाना खा रहा है, गाना गा रहा है, सब्जी काट रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, वो सब आपका प्रेडिकेट है, राइट? गणित एक मुश्किल विषय है, तो गणित क्या है? आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट क्या है? वो आपका पूरा का पूरा विधेय है, राइट? सो राम खाना खा रहा है, पूर्ण विराम। अब सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। सब्जेक्ट आपके 4 5 2 3 जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया आपकी एक ही होती है। जैसे कि राम श्याम और घनश्याम, 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 उद्देश्य हो गए, खेल रहे हैं, क्रिया एक ही, खेल रहे हैं। ठीक है? इसकी सबसे बड़ी यही आपकी पहचान है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। ये इसको संकेत बिंदु समझ लो, इसको क्लू समझ लो, एक ही होता है इसमें। ठीक है? ये इसकी पहचान है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। आपका जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रिया एक ही। यहां तक हो गया क्लियर? ये इजीएस्ट है आपका। अब हम आते हैं कंपाउंड के ऊपर। आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में हम जोड़ते हैं, संयुक्त मतलब कंबाइंड। आपको 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना है, पर बेसिकली हम 2 को जोड़ के चलते हैं। सबसे इजी एग्जांपल, आप चाय पियेंगे?
आप कॉफी पिएंगे। दोनों एक ही बात है, आप भी कॉमन है, पीना भी कॉमन है। फर्क किसमें है? चाय या कॉफी में। आप चाय या कॉफी पिएंगे। क्लियर? दोनों सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम कल समास कर रहे थे तो हमने पूर्व पद और उत्तर पद को समान दिया था जगह, इक्वली इंपॉर्टेंट था हमारा द्वंद्व समास में। यहां पर भी आपके दोनों जो सेंटेंस हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेम है वो, बस हमें उन्हें एक कंजंक्शन से जोड़ना है। इंग्लिश में आपने दो तरह की कंजंक्शन पढ़ी है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चलेंगे आप। हम एक बार उस सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यहाँ पे लिखते हैं। उसमें से मुझे सारे बताओ। एक होता है आपका या, ठीक है। जब आपके वाक्य में 95% आप इन्हीं से आइडेंटिफाई कर ले तो कि आपका कौन सा वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है। या, और बताइए। हम एव, और आप ये क्लूज जो हैं, ये जो शब्द हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं, तथा। और बताइए। बस, तो और नहीं तो भी है, हालांकि इनका कम इस्तेमाल होता है। आपके नॉर्मली जो सेंटेंस आते हैं वो इन्हीं से ही काम चल जाता है, जो आपके शुरू शुरू के। चलिए, अब हम लेकर चलते हैं चाय या कॉफी। राम बाजार जा रहा है, श्याम भी बाजार जा रहा है। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। फिर भी, फिर भी का वाक्य, एनीवन? अथवा कोई भी ट्राई कीजिए। मैं कल बाजार नहीं गई, इसीलिए वह भी नहीं गया। राइट? लेकिन ट्राई करो, बुक्स हैं, देखो, बनाओ वाक्य उसमें। वह बीमार था। आप इंग्लिश में एक सेंटेंस अक्सर लिखते हैं जब कॉन्ट्रोडिक्टरी होता है, ही इज फैट बट ही इज एक्टिव। ठीक है। वह मोटा है परंतु तेज है, भागता तेज है। राइट? किंतु, ट्राई करो, ट्राई सोचो, तब तक हम अगले वाले पे चलते हैं, फिर हम इसके बाद फिर से। तो जब संयुक्त वाक्य हो को आपको पहचानना हो, तो उसकी पहचान में आप इन शब्दों को अगर ढूंढेंगे तो आपके लिए पहचान आसान हो जाए। अब हम आते हैं तीसरे वाले पर, मिश्र। मिश्र वाक्य में जो आपके दो वाक्य होते हैं उसमें एक होता है प्रधान, और दूसरा उस पे दूसरा उपप्रधान होता है। आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, एक तो होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट उसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप करते हैं। तो यहां पर आपका एक वाक्य प्रधान होता है, मेन, और एक वाक्य आपका उपप्रधान या उस पर निर्भर करता है। अब इसके लिए हम किन शब्दों को, इसके लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं। ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, जो इस तरह की इंग्लिश की होती है आपकी, उसमें हमारे हिंदी में क्या पहचान होती है? जो, ये अक्सर पेयर में चलते हैं, जो, जितना उतना इकट्ठे है ना, नहीं जैसे तैसे भी आएगा ना।
ये आपका पेयर में चलेगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वह बीमार था क्योंकि उसने बाहर का खाया। आगे। अगर, यदि। बस ये आपकी इनकी पहचान है। अब आपको प्रश्न में इनको इंटरचेंज करना आएगा। ठीक है। नो वन हैज अ बुक फॉर एग्जांपल्स, यू हैव। ओके, लेट्स ट्राई आउट 1-2 सेंटेंसेस, राइट। आपको सरल वाक्य से संयुक्त में बदलना है, राइट। कक्षा में बैठे बच्चे थक चुके हैं। कक्षा में बैठे बच्चे थक चुके हैं, इसको आपको संयुक्त में बदलना। क्या करेंगे आप? जो बच्चे कक्षा में बैठे हैं, ये आपका संयुक्त बना। नेक्स्ट वन, संयुक्त को देखना है। नीचे करूं उसको ताकि आप लोग पढ़ सके। बच्चे कक्षा में बैठे, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं और थक चुके हैं। बच्चे थक चुके हैं एक वाक्य हो गया, बच्चे कक्षा में बैठे हैं एक वाक्य हो गया। हमने इनको और से जोड़, बच्चे कक्षा में बैठे हैं और थक चुके हैं। चलिए एक और ट्राई करते हैं। वह ईमानदार के अलावा विनम्र भी है। वह ईमानदार भी है और विनम्र भी। ठीक है। अब सरल को मिश्र में करते हैं। मीरा ने शादी के लिए नए कपड़े सिलवाए। मीरा ने शादी के लिए नए कपड़े सिलवाए। मिश्र में चेंज करना है। उसने कपड़े सिलवाए। मीरा ने जो कपड़े सिलवाए वह, वे शादी के लिए, वे आएगा, वह नहीं, क्योंकि कपड़े प्लूरल है। कल मैंने आपको वह और वे में अंतर बताया। वे आए। एक और लेते हैं। मेरी बात मानकर सुखी रहोगी। अगर मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, जब मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगे। ठीक है। अब हम एक चेंज करते हैं संयुक्त से सरल में। सभी मेहमान आ गए और माता जी खुश हो गई। दो वाक्य है, माता जी खुश हो गई, सभी मेहमान आ गए। सभी मेहमान आ गए और माता जी खुश हो गई, इसको सरल में बदलो। सभी मेहमानों के आने पर या आ जाने पर माता जी खुश हो। पर, पे नहीं, पर शब्द है आपका। एक और ट्राई करते हैं। बादल छटे और सूर्य निकल आया। मिश्र, सॉरी, सरल में करना। बादल छटे और सूर्य निकल आया। बादल छटे और सूर्य निकल आया। बादल छटते ही सूर्य निकल आया। ठीक है। अब एक करते हैं मिश्र से सरल में, वहां पे हम गड़बड़ करते हैं अक्सर। मिश्र से सरल में आ जाओ। जहां मेरा घर है वहां एक मंदिर भी है। मिश्र से सरल में आ। जहां मेरा घर है वहां एक मंदिर भी है। मेरे घर के पास एक मंदिर है, एक ही क्रिया है। ठीक है। जो मेरी बात मानेगा वह सुखी रहेगा। अब इसको सरल में कन्वर्ट कर, जो मेरी बात मानेगा वह सुखी रहेगा, मेरी बात मानने वाला सुखी रहेगा। अब हम संयुक्त से मिश्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने समझाया और वह तुरंत मान ली। दोबारा बोलो, सेंटेंस बोल सही नहीं रहती। जब मैंने समझाया तब वह मेरी बात मान ली। एक और लेते हैं। वह सच्चा है अतः मुंहफट भी है। इसको साथ साथ भी लगाएंगे। जो सच्चा होता है वह, वो नहीं, वह मुंहफट भी होता है। वह इज फॉर ही एंड शी।
तो वो नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। अब एक मिश्र को संयुक्त में बदलना, मिश्र से संयुक्त में आ गया, मैं इसलिए ना आ सका कि मेरी तबीयत खराब, अतः, यहाँ अतः लगेगा क्योंकि दोनों वैसे वाले हैं, तो रीजन दे रहे हैं, अतः सो आई कुडंट कम। जो लड़की बीमार थी वह चुप बैठी रही, जो लड़की बीमार थी वह चुप बैठी रही, संयुक्त। समवन एल्स ट्राई। लड़की बीमार थी अतः वह चुप बैठी रही, राइट। यहां पर आपको इन शब्दों का ध्यान रखते हुए सेंटेंसेस को अपने थोड़ा सा आगे पीछे करना है, मतलब नहीं बदलना। यानी पॉजिटिव सेंटेंस अगर किसी में नहीं नहीं लिखा तो उसमें नहीं अपनी मर्जी से आप ऐड नहीं करोगे, वो आपको ऐड करना भी नहीं है, वो आपका ऐसे ही चलेगा वाक्य में, राइट। इसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें, परिभाषाएं उदाहरण सहित। आपके पास टोटल कितनी परिभाषाएं आप एक बार याद कीजिए। समास आपके 4 हैं, 6 समास की परिभाषा उदाहरण सहित, और एक समास क्या होता है। इसके अलावा पदबंध 1 और 5, 7 समास में परिभाषा है आपके पास, पदबंध में 6 हैं और इसमें 4। पहले वाक्य रूपांतरण क्या होता है उसकी व्याख्या। सभी का आप 1 से 2 उदाहरण याद करके रखेंगे, लिखते हुए आपको परेशानी नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। कल हमने किया था सूचना और विज्ञापन, आज हमें करना है ईमेल, पत्र और अनुच्छेद, राइट। चलो पहले हम पत्र लिख, पत्र जो आपको आएगा 10th में वो आपका औपचारिक है, और उसमें मोस्टली ज्यादातर आपका आता है या तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना आएगा, किसी सरकारी अधिकारी को लिखना आएगा आपको पत्र, आप संपादक को लिख सकते हैं, इसी तरह के आपको फॉर्मल लेटर आए। औपचारिक पत्र जो आएगा आपका, उसमें आपको इधर उधर की बातें, बेकार की किसी भी तरीके की फालतू बात नहीं करनी। औपचारिक आपका एक फॉर्मल लेटर है जो आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हो जो आपसे पद में, पोजीशन में यानी कि उम्र में, दोनों में बड़ा, राइट। यहां पर जो आपकी भाषा है वो बहुत सभ्य, औपचारिक और शिष्ट होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए इसमें, जब आप पत्र लिख रहे हैं तो शिष्ट यानी तमीजदार भाषा लिखनी है, सभ्य होनी चाहिए। जैसे आप लोग 9th में डायलॉग में लिखते थे, अबे ओए, वहां पे तुम कैसे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। और सभ्य, शिष्ट, एक वर्ड मैंने भी और बोला था, सरल भी रखो, कोई ज्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और संक्षेप में लिखना, कहानियां पढ़ने का भी किसी के पास समय नहीं है सरकारी दफ्तर में। अगर आप प्रिंसिपल को इतना लंबा लेटर लिखोगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, उनको ऊपर सिर्फ जो आपका विषय है उसी को ही पढ़ना है। तो भाषा आपकी शिष्ट होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी बात क्या है बिल्कुल क्लैरिटी से लिखो, क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। अब जब आप एड्रेस करते हैं, जब लेटर को आप स्टार्ट करेंगे अपने, सबसे पहले यहां पर देखो, जब आप हिंदी का कोई भी पेपर, अब तो खैर 2 ही बच्चे हैं आपके, मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, यहाँ आपका मार्जिन आता है पेपर में, हमेशा आप पेपर के इस तरफ अपना मार्जिन जरूर ड्रॉ करो। आपको पता है कि मुझे आगे क्रॉस नहीं करना। लेटर लिखते हुए कई बार आप लोग, लेटर क्या कुछ भी लिखते हुए आप में से कईयों की आदत है, आप वर्ड को ब्रेक कर देते हो बीच में। ब्रेक करना समझते हो, ब्रेक। हाँ, आप लोग क्या करते हो, जैसे लिख रहे हो प्रधानाचार्य जी, तो यहां तक आया प्रधाना, फिर आप आगे चले जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। ये ना तो लिखने का सही तरीका है, और ना ही इसको हम सही तरीका बोलेंगे कि आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, आप ब्रेक कर रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसे नहीं लिखना। जब आपका मार्जिन ड्रॉ होता है तो आपको पता होता है कि कितनी में आपका शब्द आ जाएगा, आपको उसके लिए ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती है उस, ओके, स्पष्ट आपको लिखना है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा में रा पे बड़े की मात्रा है,
आप लोग लिखते हुए छोटी लगाते हैं। परीक्षा में रा पे बड़े की मात्रा है। परीक्षा भवन हो गया। आप इसके बाद नई दिल्ली लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं आप? आपका दिनांक। 2 मार्च 2026। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं आप लोग? एड्रेस जिसको भेज रहे हैं, मान लीजिए आप प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। सेवा में, इस में बिंदी आएगी, आपका ये लगेगा। प्रधानाचार्य जी, अगर आपके पुरुष प्रिंसिपल है, मेल प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, नहीं तो एक और मात्रा या में लग जाएगी आपकी। प्रधानाचार्य जी लगाएंगे आप। उसके बाद जो भी आपका स्कूल है, अ ब स, विद्यालय लिखोगे तो बेहतर है। आपको विद्यालय लिखना आता है, कोई ऐसा मुश्किल शब्द नहीं है। नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद क्या आता है? विषय। ये सब मेरा लिखते हो थोड़ा हिल रहा है, लेकिन आपको लाइन के साथ साथ लिखना है, बिल्कुल सही बैठेगी। फिर आप लिखेंगे विषय। विषय आपका छोटा होना है, संक्षेप में लिखना है, कहानी नहीं लिखनी, छोटा लिखना है। जैसे सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक की समस्या, तो सिर्फ ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक सड़क पर ही होगा। कुछ चीजें होती है ना, हमें होता है जैसे चोर पकड़ लिया तो पुलिस पकड़ती है, नॉर्मली लोग तो कभी पकड़ते, तो कुछ चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मान के चलनी पड़ती है। तो विषय संक्षेप में लिखेंगे। रोड रेज की समस्या, ठीक है। गंदगी, बढ़ती गंदगी की समस्या, कुछ इस तरह से शॉर्ट में लिखना है। दूसरी लाइन में अवॉइड करो, छोटा लिखो। ठीक है। अब जैसे कि यहां पर आपकी समस्या मान लीजिए, आप पुस्तकालय को थोड़ा अपग्रेड कराना चाहते हैं, अपने स्कूल की लाइब्रेरी को, कुछ चाहते हैं कि आप उसमें अच्छी किताबें आए, तो नई पुस्तकों के लिए विनती। दैट्स इट, राइट। उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं महोदय। यहां पर भी अगर लेडी प्रिंसिपल है तो यहां में एक और मात्रा लग जाएगी आपकी। अब जब यहां पर आप पहले आप बताइए आप कौन, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप उस स्कूल को बिलोंग करते, तो आप लिखेंगे जो भी आपको आपके लेटर में नाम देखता है। मान लीजिए आपका नाम दिव्य या दिव्या है, जो भी है। मैं में 2 मात्राएं हैं। मैं दिव्या, मैं दिव्या गुप्ता, कक्षा। अब अगर आप ये लिखते हैं 10th C, मैं नहीं कहूंगी ये गलत है, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में लिख लें, कोई बुरी बात तो नहीं, आपको आता है ये लिखना। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? एक तो ये है, एक ऑप्शन आपके पास है 10 स या 10वीं स की छात्र या छात्रा हूं। हूं में 75% तो छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने उन्हें बताना है कि पुस्तकालय में, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन समय के अनुसार हमें उसमें कुछ और किताबें, और किताबों का उसमें प्रावधान करना चाहिए, या और किताबों को उसमें जोड़ना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को नई नई किताबों से जान पहचान हो सके, वो नए नए लेखकों की अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ सकें। इस तरह से करें। और लिख के उसके बाद आशा करता हूं कि आप मेरी विनती पर ध्यान देंगे। और इंग्लिश में एक कॉमन सी लाइन लिखते हैं हम लोग लेटर में, अगर आपको किसी को याद हो, प्रिंसिपल के लिए बहुत कॉमन लाइन लिखते हैं। हम लोग तो छोटे होते लिखते थे, फिर भी आई होप यू विल ग्रांट द रिक्वेस्ट एंड ऑब्लाइज, लिखते हैं OBLIGE, अक्सर हम वर्ड लिखते हैं। आशा करती हूं कि आप मेरी विनती पर विचार कर कर या विनती मानकर अनुग्रहित करेंगे। अनुग्रहित इज ऑब्लाइज। विनती होता है
रिक्वेस्ट, विनती इज रिक्वेस्ट। अनुग्रहित, ऑब्लाइज। ठीक है, अब क्योंकि प्रिंसिपल को लिखना है, वन पैराग्राफ इज मोर देन इनफ, राइट। अब हम लास्ट पे कैसे इसको क्लोज करेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नीचे आपका नाम, दस स या 10-20 स, दैट्स इट। बस ये आपका पत्र पूरा हो गया। पत्र आपका 5 नंबर का। फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, पहले इस पे फोकस कीजिए अपनी, कि ना गलत हो। बहुत कुछ आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस हो गया लेटर। यही अगर आपका संपादक को आता है तो ऊपर तो आपने वही लिखना है, संपादक महोदय या खाली महोदय। यहाँ पर आप कई बार, यहाँ पर हम भवदीय भी चलाते हैं, पर ये ज्यादा अच्छा है, आपको 3 शब्द मिल रहे हैं उसमें। फाइन। और अगर आप संपादक को लिख रहे हैं तो आप उसी को भी इस तरह से करेंगे, ऊपर संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स जो भी आपको दे रखा है, और नई दिल्ली सेवा में विषय से भी आपका लेटर चलेगा फ्लो। किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं, एमटी मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय को, तो आप क्या लिखेंगे? एमसीडी, स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं लिखेंगे, हेल्थ मिनिस्टर को तो लेटर नहीं जाएगा, तो स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीडी, रोहिणी, नई दिल्ली, हो। ठीक है, क्लियर हो गया पत्र का। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद आपका 5 नंबर का आएगा, और आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 120 है मेरे ख्याल से। 100 है, 120, 120। 120 वाले को आप 150 तक लेके जा सकते हो, उससे आगे मत बढ़ना। आपका समय जा रहा है और हिंदी लिखने में देर लगती है, अपना समय बचाइए, आपको बाद में रिवीजन करना है। बहुत सारी गलतियां निकलेगी, खुद ही पढ़ोगे निकलेगी, टीचर तो बाद में निकाल देंगे, राइट। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपको 3 आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको तीनों में से एक भी टॉपिक आपका नॉन टू ना होगा। मान लीजिए आपको टॉपिक आता है प्रदूषण, 6th क्लास से पढ़ रहे हो प्रदूषण, आपको उसमें क्लूज दे रखे होते हैं, संकेत बिंदु आते हैं आपके यहाँ तीनों में, और संकेत बिंदुओं को अपने उसमें लिखना बहुत जरूरी है। ये 2 बातें शो करता है, एक तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, और उन्हीं की मदद से आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, अपना पूरा अनुच्छेद उसी मदद से हो गया। ठीक है। रात को मैंने एग्जांपल दिया था एक मतदान का, और एक दिया था मैंने मोबाइल का। कोई और एग्जांपल बताइए, आज एक और एग्जांपल नया लेके चलते हैं। कोई और एग्जांपल या मैं दूंगी? ऑनलाइन ऑफलाइन ले लेते, क्लासेस जो है आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा मोड सही है? अब आपको उसमें कुछ ना कुछ संकेत बिंदु दे रखे होंगे, ठीक है। अब ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस अनुच्छेद में आपको अपनी राय लिखनी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना है सर। आप किसी भी तरफ जा सकते हो, पर आपको अपनी बात मजबूती से कहनी है कि पढ़ने वाला कन्विंस हो कि भाई ये ऑनलाइन के फेवर में है या ये ऑफलाइन के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बताना है। वो 120 से 150 शब्द इसी चीज में लिखने हैं, आर यू अगेंस्ट ऑनलाइन और आर यू इन फेवर ऑफ ऑनलाइन। तो आप अपनी बात को उसी हिसाब से शुरू करें कि कोविड के, आप शुरू कैसे कर सकते हैं, कोविड के समय से ही कक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। पहले हम कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि पढ़ाई घर बैठे बैठे हो सकती है, लेकिन कोविड के समय में शिक्षा को जारी रखने के लिए शिक्षण संस्थानों ने, स्कूल अथॉरिटीज ने
राइट। ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की और धीरे धीरे हम इसके आदी हो गए। ऑनलाइन कक्षाओं के आते ही ज्ञान का भंडार खुल गया, क्योंकि हर चीज, कभी हमने सोचा ही था कि हम नृत्य करना ऑनलाइन सीख सकते हैं, राइट। हम ड्राइंग ऑनलाइन सीख सकते हैं, हम गिटार बजा रहे हैं ऑनलाइन सीख रहे हैं क्लासेस में। तो ऑनलाइन ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया और शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को हर एक की पहुंच में कर दिया। नहीं तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं घर बैठे बैठे गिटार बजाना सीख लूंगी, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं सीख रही हूँ। उसके लिए मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा। अब क्यों अच्छा है ये, आपका इसमें आने जाने का समय बचता है, ठीक है, फीस कम होती है, आप अपने घर में आराम से बैठे अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार, ये भी नहीं कि टाइम पे पहुंचना है क्लास में, आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज आ गए, आप बैठ के देखो, आपकी इच्छा है। बहुत सारे आप काम कर रहे हो ऑनलाइन बैठे, लोग अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। कितना कुछ हम इंस्टाग्राम से ऑर्डर करते हैं, आप केक्स ऑर्डर करते हो, साड़ियां ऑर्डर करते हो, शूज, सैंडल, वॉट एवर, नेम अ थिंग एंड इट इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। आप ऑनलाइन कितनी, आपके अमेजोन वगैरह ये कितना और चल पड़ा है। खाने के सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे रात को 12 बजे भी खाना मिल जाता है, घर बैठे बैठे कहीं नहीं जाना। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सिर्फ कक्षाएं क्यों, आपके जीवन की हर चीज अब ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। इसी में बातें करते करते आपके 150 शब्द पूरे हो जाएंगे। क्लियर। तीनों में से कोई एक ना एक ऐसा जरूर होगा जो आपने अपने पांचों सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है। अगर आपका इलेक्शन से रिलेटेड आता है तो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, पूरा मल्टी पार्टी, बाई पार्टी, सिंगल पार्टी सब समझा रखा है आपको। अगर आपका इससे आता है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं। अगर आपको आता है बेरोजगारी, पूरी अपनी सीजन एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या नहीं है आपके पास। आपके पास किन्हीं पॉइंट्स की कमी नहीं, बस उन क्लूज को आप ध्यान से पढ़िए और उस क्लूज के पढ़ते ही आपको पॉइंट्स आने दिमाग में शुरू हो जाए और उसको लिखिए, अपने आप को समय देकर लिखिए। इसलिए इसके लिए टाइम निकाल के रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एकदम से सामने आया। बाकी सब तो हमने पढ़ रखा था, ये एकदम से आया, ठीक है। तो अनुच्छेद में आपको ध्यान रखना है, आपने अपने संकेत बिंदुओं का प्रयोग जरूर करना है। और अगर आप अपने संकेत बिंदु को, अपने क्लूज को ऐसे का ऐसे ही किसी पैराग्राफ में कहीं लिखते हैं लाइन, तो उसको हाईलाइट करना मत भूलिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि दिखाई दे कि आपने उस संकेत बिंदु का इस्तेमाल किया। क्लियर। अब आते हैं हम ईबे। जब आपके पास चॉइस आए, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी और ईमेल में, हमेशा ईमेल कीजिए, लघु कथा मत कीजिए। 100 शब्दों में लघु कथा लिखना, आप लोग इतने परफेक्ट नहीं है, इतनी आपको आदत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप 100 शब्दों में अपनी लघु कथा को वाइंड अप कर दो। आपको पता ही नहीं चलता, कथा चलती रहती है, टाइम हो जाता है, पेपर ओवर। ईमेल का आपका फॉर्मेट सेट है, जैसे सूचना का फॉर्मेट है, प्रारूप है, आपको ईमेल का प्रारूप पता है। आपको बॉक्स बनाना है। अब आप मुझे बताएंगे और मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी। सबसे ऊपर क्या आता है, प्रेक्षक। उसके बाद प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिसको हम भेज रहे हैं, प्रेक्षक जो भेज रहा है, यानी कि ये जो है आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। उसके बाद प्रतिलिपि, दैट इज कॉपी। नेक्स्ट, गोपनीय, दिस इज ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। आप इसको मेरे हिसाब से तो हिंदी में लिखिए, फिर भी अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर। आपकी प्रेक्षक, सेंडर, मैं आपको भेज रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आ गया प्रेक्षक vidyabhai@gmail.com, नीचे vishal institute@gmail.com, आपकी प्रतिलिपि जो भी आप भरना है, गोपनीय प्रतिलिपि। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी विषय है, इट शुड बी क्रिस्प, छोटा संक्षेप में लिखना है आपको विषय, ठीक है जी।
विषय लिख दिया, उसके बाद दिनांक। क्या हुआ, अभी इसका फॉर्मेट रिवाइज नहीं करा आप लोगों ने? दिनांक हो गया, उसके बाद आपका लेटर आ गया। लेटर आपको शायद 100 शब्द 80 शब्दों का लिखना, राइट? 80 to 100 वर्ड्स ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बस यहाँ पर आपका जो भी विषय वस्तु है, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पे लिखने के बाद नीचे इसको ओवर कैसे करेंगे? सर धन्यवाद। उसके नीचे आपका नाम जिसने भेजा है, और अगर कोई आपका पद है या कुछ है, या आपके हस्ताक्षर। अगर मैंने लेटर लिखा है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगी, भारती। मैं किस पोस्ट पर हूँ, अगर मैं स्कूल में कुछ इश्यू कर रही हूँ, पद और हस्ताक्षर, सिग्नेचर, अगर आपको यहाँ पे करने हैं तो। ठीक है, उसके बाद इस डब्बे को कर देंगे बंद। अब इन केस टाइम कम है, नहीं लिखने का समय, कम से कम फॉर्मेट बना देना। फॉर्मेट के भी नंबर, खाली क्वेश्चन मत छोड़ के आ जाना कि कहीं समय नहीं मिला। ये कितने नंबर का आपका ईमेल? 4, 5 का है। ओके, तो 5 नंबर में फॉर्मेट के भी कुछ ना कुछ मिलने ही है आपको, राइट? एटलीस्ट 1 मार्क तो मिलेगा। तो ये बॉक्स बनाना, ये सब ऊपर का लिखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हालांकि इसको लिखने में पत्र है, एक तरह से एप्लीकेशन ही है, 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगे, आराम से काम हो जाएगा। कोई इसमें आपको देर लगेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। राइटिंग स्किल्स आपके पूरे हो गए। अब रहते हैं मुहावरे, जो हमने नहीं किए। मुहावरे आपके करीबन 250 से 300 है, तो वो करवाना पॉसिबल नहीं होता। पर कुछ चीजें आपको पढ़कर, सिर्फ प्रैक्टिस से, जैसे अब तो टाइम ही नहीं बचा, शायद किसी किसी बुक में, हेल्प बुक में आपके चैप्टर से रिलेटेड मुहावरे दे रखे हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाले, या थोड़ी सी प्रैक्टिस से। हाँ, लेकिन अभी तो हम यहाँ नहीं करेंगे वहां। ठीक है, अब मैं कुछ आपको शब्द देना चाहूंगी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। कल भी हमने कुछ लिखे थे, आज हम उनको फिर से रिपीटेडली लिख लेते हैं ताकि वो हमारे काम भी आ जाए, राइट? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ जरूरी शब्द जो आपके यूज होते ही होते हैं, उनको लिख रहे हैं। ठीक है, विद्यालय का काम। हाँ सर, ये आपके वो महत्वपूर्ण और प्रचलित शब्द हैं जो कॉमन, प्रचलित है, कॉमन वर्ड्स जो आप यूज करते हैं लिखते हुए, और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। सूचना में अक्सर आपको जब जगह लिखनी होती है तो विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय का मतलब आपको पता है, प्रांगण होता है आपका मतलब मैदान भी हो सकता है, या कोई खुली जगह भी हो सकती है, लेकिन परिसर होता है स्कूल प्रेमिसेस। अगर विद्यालय परिसर लिखेंगे आप तो वो होता है स्कूल प्रेमिसेस। विद्यालय का खेल का मैदान तो प्लेग्राउंड हो गया आपका, और विद्यालय का प्रांगण आपका मैदान भी हो सकता है, खुली जगह भी हो सकती है। ये आप किसी में भी यूज कर सकते हैं एक तरह से। ऑडिटोरियम को हिंदी में कैसे लिखते हैं? कई स्कूलों में ऑडिटोरियम होता है। अध्यापक, अध्यापिका। और बताइए। सुविधाएं, फैसिलिटीज।
संपर्क, चलो इनके भी लिखी लो उसका नहीं। हम्म। समय सारिणी इज टाइम टेबल। समय सारिणी टाइम टेबल। और एक्सपीरियंस्ड। निवेदन, निवेदन रिक्वेस्ट। और ऑर्गेनाइज, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, स्कूल आयोजित कर रहा है। विवरण डिस्क्रिप्शन। सचिव, सचिव नहीं, सचिव। निवासी, जब आप सोसाइटी का लिखते हैं तो सभी निवासियों को सूचित किया जाता है। निवासी सिंगुलर है, एक वचन। निवासियों। बोतल, हाँ इसको भी आप लोग बोतल लिखते हो, इंग्लिश का बॉटल और हिंदी की बोतल मिक्स कर देते हो, तो मैंने भी करी। इट्स बोतल। गारंटी और एक वर्ड आता है वारंटी। रसायन। और बताइए। विद्यालय। ये कहाँ यूज करेगा, मगर इसको यूज कहाँ करना है, कौन से चैप्टर में आइए। सभी कविताओं के कवियों के नाम आपको आने चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। लिखते हुए अगर आप लिखेंगे तो वो अच्छा लगता है कि आप उत्तर जो दे रहे हैं वो आपको पता है। सेकेंडली आपको ये देखना है कि जब आप लिटरेचर के कर रहे हैं, लिटरेचर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, उन पर स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए। कविताओं में आत्मत्राण और मनुष्यता, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। आत्मत्राण और मनुष्यता सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इसमें से कुछ ना कुछ आपका आता ही है। ठीक है, आपके जो पाठ हैं उनमें एक तो है आपका वो बड़े भाई साहब, तो उधर दूसरी वाली बुक है ना संचयन में से, जिसमें कविताएं हैं आपकी। वो टोपी वाले तो तीन अलग से है ना, स्पर्श में तीन चैप्टर अलग से है ना आपके। संचयन तो कविताओं के साथ वाली किताब। ओके, स्पर्श वाली बताओ, स्पर्श के चैप्टर्स बताना। तीसरी कसम इज अ टफ चैप्टर, उसको लिखकर उसके जो मेन चीजें हैं उसको करना है। तीसरी कसम वाला आपका मेन चैप्टर है। और बताइए, आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में झेन की देन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारतूस आपका नाटक है, उसमें से कम ही आता है बट आ सकता है। और हाँ वो तो फेवरेट है, पता नहीं सीबीएसई वालों को वो चैप्टर, वो लव स्टोरी इतनी अच्छी क्यों लगती है, वो तो आता ही आता है उसमें से, नॉर्मली क्वेश्चन आपका आता है।
पोएट्री में देखो, कविताओं में से तो आपके पास ये आत्मत्राण या मनुष्यता में से अक्सर आता ही आता है, जिसमें मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वो आता ही है। ठीक है, कर चले हम फिदा, मनुष्यता और आत्मत्राण, ये थोड़ी सी टेढ़ी कविताएं, बाकी तो साखी और पद आप कर ही लेते हैं। फिर इसके बाद है आपका बड़े भाई साहब, पतझड़ में टूटी पत्तियों के दोनों, और हाँ वैसे तो बुक में से ऑलमोस्ट सभी में से आता ही है, पर गिन्नी का सोना के मुकाबले झेन की देन में से ज्यादा आता है। गिन्नी का सोना में से बहुत कम आता है, झेन की देन पे ज्यादा फोकस हमेशा रहा एग्जामिनर्स का। सतारा व मीलों का तो एक आता ही आता है। और उस बुक में से आपका अ, हरिहर काका, और एक वो जो है सपनों कैसे दिन, आपका है 9th का है? आपका है। सपनों कैसे दिन में से भी जरूर आता है। तो उसमें आपका 6 नंबर में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं ना, 3-3 नंबर के। तो अब अगर 2 चैप्टर थॉरोली करो, अगर तीनों कर रखे हैं तो नथिंग लाइक दैट, इट्स टू गुड। लेकिन अगर तीनों नहीं कर रखे हैं तो 2 बहुत थॉरोली करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सको। पेपर हिंदी का टफ कभी भी नहीं आता, इट इज ओनली कि आपको लिखते हुए दिक्कत होती है, क्योंकि स्पीड नहीं होती है आपकी। तो पेपर को ध्यान से करना, समझदारी से करना है। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उस क्वेश्चन की जो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं स्पेशली, उसमें आपको बताना है कि आपने कैसे करना है। बेस्ट ऑफ लक, हिंदी के पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पेपर कीजिएगा, ढंग से कीजिएगा, और रिवीजन के लिए अपने पास 10 से 15 मिनट जरूर रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।